नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक, नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस बने तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रीजनिंग का है और रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग उज्जवल सर के द्वारा कराई जा रही है और उज्जवल सर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम लगाना है और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो चलिए बच्चे करते हैं रीजनिंग का, बड़े ध्यान से समझेंगे। ब्लॉक के रिवीजन के साथ छोटी सी शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। तो आप लोग साथ देंगे और साथ साथ जवाब देंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? जल्दी से रिप्लाई करो, फास्ट। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 6 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? वेरी गुड, शाबाश नवीन बाला। ठीक है भाई, एक बार ना माइक अपनी साइड से सभी लोग बंद कर लें जिससे कि बाकी बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। माइक अपनी साइड से बंद कर लो, जब भी आपको लगे आवश्यक है, पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो। आधे डिग्री, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। आधे डिग्री का कोड बनता है घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। एक मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल ठीक है। एक और फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर एंगल निकालना हो, इन बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना हो दोनों सुइयों के बीच में, सपोज करो टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, आपसे पूछे 7:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो मैंने बताया एंगल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है भाई इंटरनल एंगल और एक होता है एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल ऑलवेज 180 डिग्री और एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो भाई साहब प्लीज एक बार बड़ी कृपा होगी, आप एक बार ना अपने माइक को प्लीज बंद कर दो जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना होगी, है ना भाई। प्लीज माइक बंद। कैसे होगा, मैं तो फिर यहाँ से बंद करूंगा तो किसी भी कुछ पूछना होगा। मोहम्मद उबैद भाई माइक बंद कर ले। चलिए बंद कर लिया भाई ने, ठीक है, अच्छी बात है, बंद कर लिया। देखो भाई, इसके बाद मैंने एक फार्मूला बताया था। ये तो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल आपको पता लग गया। कब आंतरिक कोण बताना है, कब बाह्य कोण बताना है, दोनों बातें मैंने बता रखी हैं। 180 अंश से कम होना चाहिए और उधर 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए, सही है। इसके बाद एक फार्मूला बताया था, m इक्वल टू 2/11, m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिससे क्लॉक का कोई भी सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप बार बार लर्न करो। पिछली बार मुझे उम्मीद है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका फार्मूला भी तैयार हो चुका होगा। थोड़ी बहुत अगर कसर बची होगी तो अपने घर पे मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, उनमें चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक है भाई। इसके बाद अपन आगे बढ़े फार्मूले के बाद, तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताया। पहली प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी थी? कोइंसाइड। घड़ी की दोनों सुइयां जब कोइंसाइड होती हैं यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आपका जवाब आया कि सर 0 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 0 डिग्री होना चाहिए, सही। इसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में भाई कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? तो आपने कहा सर 1 घंटे में तो एक बार होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो गैप कितना होगा दोनों के बीच में? कितने मिनट का गैप होगा? तो आपने कहा सर 0 मिनट का गैप होगा। जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो गैप तो होगा ही नहीं, ठीक। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं या कोइंसाइड करती हैं?
ओवरलैपिंग कितनी बार होती है 12 घंटे में? तो जवाब आया 11 टाइम सर, 11 बार होती है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। फिर मैंने पूछा कि 24 घंटे में भाई कितनी बार ओवरलैपिंग होती है? तो आपने कहा 24 घंटे में तो सर 22 बार होती है। 12 का डबल 24, तो उधर 11 का डबल 22। 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग होती है। इसके बाद और अपन आगे बढ़े। फिर मैंने आपसे पूछा भाई कौन सा वो टाइम होता है एक्सेप्शनल केस जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती? कौन सा वो टाइम होता है जब एक दूसरे के ऊपर नहीं होती? तो आपने बताया सर 12 और 1 बजे के बीच का वो टाइम होता है जब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। ठीक है भाई, ये रिवीजन आई थिंक आपने कर लिया होगा, और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना उसके जवाब उधर से आपके मन में गूंज रहे होंगे, है ना? आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि सर इसका जवाब मैं ये दे दूं, है ना? मेरे आंसर करने से पहले आप उसका आंसर कर रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं आप सभी से। ठीक है, एक अच्छा एस्पिरेंट, एक अच्छा कैंडिडेट वही होता है भाई जो शब्दों को बड़ा ध्यान से समझता है और आंसर के प्रति डेडिकेटेड रहता है, समर्पित रहता है कि भाई टीचर ने क्वेश्चन बोला, इसका आंसर मैं सबसे पहले बताऊं। ठीक, तो कंपटीशन आपकी क्लासरूम से जनरेट होता है भाई, हमेशा ध्यान रखना, है ना? ये छोटा सा कंपटीशन है, छोटा सा ग्रुप है हमारा, 20 25 30 बच्चों का। अब यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो आपको इसी से कंपटीशन जनरेट करके आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे टॉप करने की कोशिश किया करो, है ना? हमेशा आपकी प्रतिस्पर्धा रहे कि आप यहाँ पे टॉपर की लिस्ट में गिने जाओ, और ये मैं सभी से कह रहा हूँ। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे जनरेट करो, इससे हर बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखेगा और सुधार होगा। अगली बात मैंने कही सर, अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक अपोजिट होती हैं इसका मतलब है 180 अंश का कोण बनाती हैं, यानी घड़ी की दोनों सुइयां जब 180 अंश का कोण बनाती हैं तब इनका अपोजिशन होता है, अपोजिट में होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि जब भाई अपोजिट होती है ना तो एंगल कितना होगा? तो मैंने बताया 180 अंश होगा। और मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में गैप कितना होगा? जब ये 180 अंश का कोण बनाएगी तो इन दोनों के बीच में गैप कितने मिनट का होगा? तो आपने बताया सर गैप तो 30 मिनट का होगा। 30 मिनट का गैप होगा, बिल्कुल ठीक कहा। और 1 घंटे में कितनी बार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी या 180 अंश का कोण बनाएगी? 1 घंटे में, वेरी गुड, नीरज कह रहे हैं 1 बार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही। 1 घंटे में 1 बार ये दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं, सही है। अच्छा 12 घंटे में कितनी बार होंगी? तो आंसर आएगा 12 घंटे में सर 11 बार होनी चाहिए, 11 टाइम्स होनी चाहिए। अच्छा फिर 24 घंटे में कितनी बार होंगी? तो भाई 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 24 घंटे में 22 बार। भाई एग्री करते हो ना आप लोग इतनी बात से? ठीक है, अब कौन सा वो टाइम होता है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती? तो आपने कहा सर टाइम होता है वो 6 और 7 के बीच का। देखो पिछली क्लास में भी समझाया, और आज 10-5 मिनट खराब करने का सीधा उद्देश्य ये है कि क्लॉक कभी जिंदगी में आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े, है ना? मेन इंटेंशन हमारा ये है, और हम बहुत अच्छी तरह से चीजों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस आप उन पर रिवीजन करते चलो, और विश्वास रखो इस बात का कि वाकई आपको क्लॉक पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम दे देना। क्लॉक क्या, कोई भी चैप्टर अगर हम जो पढ़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर के साथ, बस आप रिवीजन करते चलो, है ना? जो चीजें यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं सफिशिएंट है भाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक अगला जो केस था टाइप 3, मतलब केस 3, और उसमें मैंने बताया था राइट एंगल के बारे में। आई थिंक वो कर लिया था हमने डिस्कस, या नहीं कर पाया था? एक बार बताओगे, राइट एंगल के केस को डिस्कस किया था या नहीं किया था? जल्दी से बताओ। अगर कर लिया था तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं किया था तो मैं भी उसे डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया था? अच्छा राइट एंगल भी हो गया था, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा राइट एंगल में बताओ, जब ये राइट एंगल बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, वेरी गुड। और 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा भाई? वेरी गुड, 2 बार बनेगा, ठीक है भाई। और जब 90 अंश का कोण बनाती है तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में गैप कितना होता है? इंटरनल गैप कितना होता है? तो आपने कहा सर 15 मिनट का गैप होता है। 30 मिनट नहीं, 15 मिनट होता है, 15 मिनट होता है भाई। ठीक है, 15 मिनट का गैप होता है, सही। 1 घंटे में 2 बार जब ये राइट एंगल बनाएंगी तो 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनना चाहिए? 12 घंटे में राइट एंगल बनेंगे कितनी बार? 22 बार, वेरी गुड। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। कौन से 2 घंटे होते हैं जब राइट एंगल एक एक बार बनता है? तो वो टाइम होता है 3 से 4 और
3 से 4 और 9 और 10 के बीच का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जवाब एकदम, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। 3 से 4 9 10 के बीच का टाइम होता है जब ये राइट एंगल सिर्फ एक एक बार बनाते हैं। पिछली क्लास में सवाल डिस्कस कर लिया था मैंने कि संडे को सुबह 4 बज रहे हैं, तो बताओ वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, कितनी बार अपोजिट होंगी। ये सारी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी और आज मुझे लगता है वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आप उन सवालों को 25 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, चाहे सवाल कितना भी डिफिकल्ट हो। सही है। अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। आज की क्लास का पहला सवाल लिखो, मैं बोल रहा हूं पहला सवाल लिखेंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock at what time between 7 and 8 o'clock are the hands of clock together? 7 और 8 के बीच की बात हो रही है भाई। At what time between 7 and 8 o'clock are the hands of clock together? 7 और 8 के बीच किस समय, 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। एक साथ होने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ऊपर होना, एंगल का 0 होना। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा जा रहा है 7 और 8 के बीच का एग्जैक्ट टाइम बताओ, मिनट के साथ साथ सेकंड में भी, कि 7 बजकर इतने मिनट इतने सेकंड हो रहे होंगे जब सर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक फार्मूला बताया था तुम्हें, एक फार्मूला बताया था m इक्वल टू, अरे बोल के बता दो, m इक्वल टू, हाँ बोलो, 2/11 ब्रैकेट, अरे बोल लिया करो, t1 into 30 और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। सही है, ये चीज आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो 7 और 8 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे t1 कौन सा है, पहला टाइम कौन सा है, t1 का मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना। पिछली क्लास में फार्मूला लिखते समय मैंने समझाया था t1 का मतलब पहला समय होता है, तो पहला समय आपका कौन है, 7 है, ये फर्स्ट टाइम है 7। अब मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट ही तो पता करने हैं भाई, मिनट ही तो पता करने हैं। मिनट हमें पता लग जाए तो हम बता देंगे 7 बजकर इतने मिनट हो रहे होंगे जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या संपाती होंगी, या एक साथ होंगी। सही है, m की वैल्यू पता करनी है तो m इक्वल टू लिख दो 2/11, 2/11। t1 का मतलब कितना है, 7, तो 7 लिख देता हूं मैं, खैर आगे से आप स्टेप्स को कम करोगे, 7 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा। अब ये दोनों सुइयां जब एक साथ होती हैं तो मैं समझा चुका हूं तुम्हें कि एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा भाई। जब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में एक साथ हों, एक दूसरे के ऊपर हों, तो थीटा हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे थीटा का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पे आपने बता दिया कि सर ये तो 0 डिग्री की बात हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/11, और ये ब्रैकेट के अंदर 7 किया 21, 210 प्लस माइनस 0 जोड़ूंगा या घटाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन होकर रिजल्ट आ जाएगा 21 का डबल 42, 420, और 420 बट्टे में क्या करोगे, 11 करोगे, और इसे जब आप काट के देखोगे तो 11 दिया 33, 11 दिया 33, 42 में से 33 को माइनस करेंगे तो 7 और 2 9, और 9 और 0 कितना हो गया 90, और 11 8 88, यहाँ पे आ जाएगा 38 सही 2/11, 38 सही 2/11, यानी ये समय हो रहा होगा 38 सही 2/11, यानी कि ये समय हो रहा होगा जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 7 और 8 के बीच 7:38 2/11 सेकंड पर ये दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये आंसर है आपका, जिस ऑप्शन में मैच करेगा आप लगा सकते हो। सही है भाई, जिस ऑप्शन में मैच करेगा आप लगा सकते हो। क्या सभी को ये बात समझ आई? एक बार मुझे बता दो, क्या आप सभी को ये बात समझ आ रही है? 38 2/11, देखो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है ना किसी भी प्रकार का तो कर पूछ लो, ठीक है। हर्ष भाई को समझ आ गई बात, पूर्वी को भी समझ आ गई, सालू को भी समझ आ गई, रश्मि जी को भी समझ आ गई, बाला कुमारी को भी समझ आ गई। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, और आशा करता हूँ आप सभी लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। और स्पेशली आप वो लोग ध्यान रखा करें जिन्हें समझ नहीं आ रहा, वो एक बार बता दो तुरंत कि भाई यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा बता दो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, लिखो सवाल,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सर मनीष जी क्या कर रहे हैं सर, देखते हैं मनीष भाई क्या कर रहे हो। 420 बताना सर, 420 बताना। अच्छा 420 बता रहा हूँ, देखो ये 420 फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 11 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 42 से छोटा हो। तो 11 चौक 44 होता है, ये तो बड़ा हो जाएगा 42 से। 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, सही है भाई, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब 42 में से 33 चले गए, 42 में से 33 घटा दो, कितने बचे? 9। और 9 ने जो यहाँ 9 बचा था ना, उसने 0 के साथ मिलकर 90 बना लिया। अब 11 का कोई ऐसा मल्टीपल देखो जो 90 से छोटा हो। 11 का कोई ऐसा मल्टीपल देखो जो बंद कर दिया आपने। तो 11 8 88 है ना, 90 में से 88 गया तो 2 बचा। अब उधर तो कोई नंबर बचा नहीं है, तो 2 को ऊपर रख दिया, 11 को नीचे कर दिया, तो लिख दिया 38 सही। बंद कर दिया आपने। वेट हेलो? वेट वेट वेट, हाँ वेट वेट मेरे भाई, पता नहीं कैसे हो भाई। अच्छा ये कमेंट देखने लगा था मैं, दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई दोबारा समझाता हूँ। 11 का कोई ऐसा मल्टीपल बताना है आपको जो इस 42 से छोटा हो, इस 42 से छोटा हो। तो 11 चौके 44 होता है, ये तो बड़ा हो जाएगा 44। अब देखो 11 तिया 33, तो 11 का 3 गुना करोगे तो 33 हो जाएगा। और 11 का जब आप 3 गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना। तो 11 तिया 33 हुआ, तो 42 में से, इस 42 में से 33 को माइनस करो, 33 माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 9। 9 ने 0 के साथ मिलकर 90 बना लिया होगा, सही है। अब 11 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 90 से छोटा हो। तो 11 8 88, तो मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया भाई, सही है, 8 यहाँ पे लिख दिया, बचा कितना? 2। तो 38 सही, 2/11 इसे लिखा जा सकता है, और ये आपके सवाल का फिर आंसर है। ठीक है, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसी वैल्यू को तोड़ा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। बढ़ जाए आगे की तरफ, कहो तो बोलो भाई। अगला सवाल और लिखेंगे, अगला सवाल और लिखेंगे, मैं आपको चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं पे। छाप लिया ना सबने? 3 और 4 के बीच में बता दो, 3 और 4 के बीच में बता दो घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ होती हैं या ऊपर होती हैं। 3 और 4 के बीच में कब, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं? टाइम है इस बार 3 और 4 के बीच की बात हो रही है। आप कोशिश करें और आंसर बताएं। सोलह 4 बटे 11, ओके 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 ओके। ओके वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये ऐसी लाइन लेंथ होनी चाहिए, बस इसी लाइन लेंथ पे बॉल डालते रहोगे तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। 16:36 भाई साहब कह रहे हैं, 16:36, 16 अच्छा 36 सेकंड बता रहे हो। 11 चौक 11 चौक 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। लेकिन जो पेपर में ना ऑप्शन जो आपको मिलेंगे ना भाई, वो हमेशा फ्रैक्शन नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर केस होगा जब डेसिमल में मिले। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, सही, अच्छी बात है। आपने डेसिमल में आंसर बताया तब भी आपका सही है, और आप अगर फ्रैक्शन में बता रहे हो तब भी आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कितने लोग हैं जिनका आंसर नहीं आ पाया इस सवाल का, एक बार बताओगे मुझे, बताओ जल्दी से। चलो कोई नहीं, नहीं आया तब भी मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से समझो। एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। जैसे देखो पिछले सवाल में भाई ने बताया कि सर यहाँ से बता दो 420/11, नहीं आ रहा पूछो यार, मैं बताऊंगा। लेकिन आप पूछोगे ही नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं है ना भाई क्या दिक्कत आ रही है। आप इंडिविजुअल बोलोगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपका काम है पूछने का। तो m की वैल्यू तो m ही रहेगी, m की तो पता करना है, और T1 आपको पता है 3 है, तो यहाँ पे 2/11 लिख देंगे। स्टेप कम करना, T1 की जगह 3 रखूंगा तो 3 तिया 9, 90 नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ 3 होगा तो 3 का 30 के साथ गुणा होगा, 90 नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, 90 हो गया। और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, क्योंकि एक साथ होने की बात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर होने की बात हो रही है। अब 90 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 90 हो जाएगा पूरा, सही है। अब m इक्वल टू 90 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 180/11। अब इस फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, समझना ध्यान से। 11 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ, इस 11 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो इस 18 से छोटा हो।
तो आप कहोगे सर ये होता है 11 एकम 11। भाई एग्री करते हो ना इतनी बात से? 11 एकम 11 एक हो गया। यहाँ पे 18 में से 11 चले गए तो कितने बचे? 7 बचे। तो यहाँ 7 लिख दो, सॉरी 7 मत लिख दो। 7 के साथ कितना हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। 7 के साथ 0 मिल गया तो कितना हो गया? 70। बताओ भाई। तो 11 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 70 से छोटा हो। तो 70 से छोटा मतलब 11 छक्का 66, और बचा कितना? 70 में से 66 गए तो 4/11। एक तो तरीका ये है, ऐसे लिखा जा सकता है। एक तो तरीका ये है, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे करो, 180 को यहाँ लिखो और इसे 11 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ आ जाएगा 0। सही है ना भाई? बताओ भाई। अब जब यहाँ 70 हो गया तो फिर से भाग देने की प्रक्रिया अप्लाई करनी है। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 बार तो पूरा कट गया, 16 बार पूरा कट गया, 4 शेष बचा। तो 4 को ऊपर रख दो, 11 को नीचे रख दो, बस हो गया सॉल्व। ये 16 बार पूरा कटा, 16 कर दो, 11 यहाँ लिख दो, 4 बचा था शेष, पर ऊपर लिख दो रिमाइंडर। तो 16 सही 4/11 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चले कहो तो। आई थिंक किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आया नहीं मेरे पास, इसका मतलब यही है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल मैं एक और पूछूंगा आपसे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, फिर अपन अगले टाइप की तरफ चलेंगे। सही है, अगले टाइप की तरफ चलेंगे। छाप लिया ना आपने सबने? इसे छाप लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती हैं? भाई साहब आंसर नहीं है इस बार, क्या बात है? अब से मेरा उद्देश्य आंसर पूछना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा से मेन टारगेट होगा कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। अब से कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। आंसर देखो, कई सारे लोगों के आए यहाँ पे। आंसर आए हैं नितिन कनौजिया जी के, बिल्कुल सही नितिन भाई, 49 सही 1/11। दीपांक ठीक है भाई आंसर दीपांक का। मुकेश जी बिल्कुल ठीक, पूर्वी बिल्कुल ठीक है, नीरज जी बिल्कुल ठीक, सालू वेरी गुड। देखो भाई सभी लोगों ने आंसर बताया लगभग, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक, उसमें आंसर फ्रॉम मुस्कान सिंघल 49 सही 1/11 वेरी गुड। ठीक है, लेकिन आंसर 6-7 लोगों के आए अभी तक, है ना? बाकी लोग कोशिश जारी रखें। रश्मि कुमारी 49 सही 1/11 बिल्कुल ठीक। मोहम्मद उबैद 49 सही 1/11 वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहे हैं। पीयूष गुप्ता 49 सही 1/11 ठीक है पीयूष जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इसी स्पीड से आप लगे रहो। और अब पता है आगे से क्वेश्चन करोगे तो अब कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं है। अब जितना मुझे आता है उतना ही आपको आता है, क्योंकि मैंने जितना मुझे आता था वो मैंने सारा बता दिया। अब आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन करोगे उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर। बीच में फोन आ गया था, अच्छा हर्ष जी कह रहे हैं बीच में फोन आ गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो भाई, है ना? अब एक और छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आपका आंसर विद इन 30 सेकंड्स आ जाए। 25 से 30 सेकंड में आंसर आ जाए इस सवाल का। ठीक है, इस बार पूरा काम स्पीड पे होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। इस बार काम होगा स्पीड का। 25 से 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। क्या आ पाएगा? अरे बता तो दो, आ जाएगा ना भाई? ठीक है, अगला सवाल है आपका 3 और 4 के बीच में हो चुका था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 और 5 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगी? किस समय घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी? 4 और 5 के बीच का टाइम है। ठीक है,
स्टॉप वॉच है मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है। समय सीमा का ध्यान रखेंगे आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई का आंसर नीरज का आ गया 10 से 12-15 सेकंड के अंदर, है ना। 49 सही 1/11। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक। 49 सही 1/11, सॉरी 9 सही 1/11, 21 सही 9/11, 21। देखो मुस्कान का भी आ चुका था, मुस्कान का तो और जल्दी आ गया था। इनका 8 से 7 सेकंड में आंसर आया शायद। नवीन जी बिल्कुल ठीक, नवीन भाई 21 9/11, 17 सेकंड। 21 नवीन का आंसर आया। अंकित चौहान 21 सही 9/11, वेरी गुड भाई, 21 सेकंड, बहुत बढ़िया। पूर्वी राजा का भी आंसर, पीयूष का भी आंसर आ गया। बाला कुमारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, देखो है ना, मतलब ये तुम यहाँ से ये मान के चलो कि जो चीजें बताई जा रही है ना, इतने सेकंड में ही आंसर आते हैं। 30 सेकंड सफिशिएंट टाइम बताया मैंने। एक बच्चा एवरेज होगा ना, जो कैलकुलेशन जिसकी बहुत वीक होगी, बहुत कुछ नहीं आता होगा, वो भी 30 सेकंड में कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे तो आप देख रहे हो 10-10 12-12 सेकंड में भी करके निकल जाएंगे। चंचल का भी आंसर आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम बिल्कुल सही, एकदम इसी ट्रैक पे आपको चलते रहना है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ चीजें थोड़ी सी। अब आपको अगला सवाल बताना है, ठीक है। अगला सवाल बताना है, आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी करना घर से, ठीक है। क्लॉक का असाइनमेंट मिलेगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना घर से, सही है। देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला सवाल है 9 और 10 के बीच, 9 to 10, 9 और 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 180 अंश का कोण बनाती हैं। किस समय 180 अंश का कोण बनाती हैं, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि अपोजिट होती हैं। 9 और 10 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंगल थीटा 180 अंश। कई बार यहाँ पे अपोजिट लिखा होगा, विपरीत लिखा होगा, ठीक है। कई बार विपरीत लिखा होगा, अपोजिट लिखा होगा। नीरज 32 सही 8/11। ठीक है, नितिन कुमार 32 सही 8/11, बिल्कुल ठीक। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज को, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और आगे के आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो आप ये मान लो कि जो T1 है ना, जो T1 है वो ये है। T1 कौन सा है, 9 है। पहला समय कौन सा है, 9 है। तो T1 की वैल्यू 9 हो गई। और मैंने कहा था कि एक ही फॉर्मूला है पूरी क्लॉक में, बस इसी की हेल्प से कोई भी सवाल हम कर लेंगे। m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट T1 इंटू 30, अरे बोल लिया करो, प्लस माइनस थीटा, सही है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो, m की वैल्यू बतानी है। m इक्वल टू 2/11 रह जाएगा। T1 का मतलब 9 है, 9 का 30 गुना करेंगे, सीधा कर दूं 9 का 30 गुना, तो 9 का 30 गुना कितना होता है 270, और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, जब ये अपोजिट होंगी सुइयां तो थीटा की वैल्यू 180 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो यहाँ पे m इक्वल टू 2/11 इंटू 270 में से 180 को माइनस करना है। 270 में से जब 180 घटेगा तो कितना रह जाएगा, 90। मानते हो ना आप इतनी बात, भाई दोनों काम करने हैं, प्लस माइनस दोनों काम करने हैं, ध्यान रखना। ये प्लस माइनस का जो साइन यूज करा है ना, इसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे, जब हम राइट एंगल के केस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये प्लस माइनस पीछे तो जीरो हो गया था, तो जीरो जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ेगा। घटाओगे तो कोई और नंबर आएगा, जोड़ोगे तो कोई और नंबर आएगा। तो फिर ऐसे यहाँ पे करो, यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 2/11। एक बार आप इसे जोड़ दो, 270 में 180 को जोड़ोगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54,
जोड़ के बताओ एक बार कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 0 7 दूनी 14 की 15 की 5 हाथ से 1 2 3 और 1 4, 450 होना चाहिए। सही है, 450 होना चाहिए। अब आप ये देखो, अब आप देखो दोनों तरफ वैल्यू आ गई ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप समझ पा रहे हो ना। एक बार मैंने माइनस साइन का प्रयोग करा है, 270 में से 180 को माइनस करा तो 90 आ गया, 270 में 180 को जोड़ा तो 450 आ गया। दो साइन थे मेरे पास, इसलिए मुझे दो बार काम करना पड़ रहा है। आपको क्या करना है वो बात आपको आगे पता लगेगी, बिल्कुल चिंता ना करें, एक दो सवालों को समझने की कोशिश करें। पहले आप ट्रैक को समझो, ट्रैक को समझोगे ना तो ट्रैक समझ आ गया तो दौड़ अपने आप लगा लोगे। तो यहाँ पे देखो 90 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 180 और बट्टे में 11 करना है, हो गया सॉल्व। इससे इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करो, इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करो और यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 450 यानी 900 बटे 11, 900 बटे 11। आंसर कौन सा होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 11 180 बटे 11 का मतलब होता है 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 4 बचा बटे में 11, यानी 16 सही 4 बटे 11 आंसर होगा इस सवाल का। सही है, 16 सही 4 बटे 11 आंसर होगा इस सवाल का। तो ये तो आंसर आ गया यहाँ पे 16 कंप्लीट 4/11%, 11 बजे। उसकी आवाज आनी भी नहीं चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 16 सही 4 बटे 11 आंसर आ गया और m इक्वल टू 900 बटे 11 आ गया। सही, अब आप यहाँ पे भी फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 11 8 88 होता है ना, 90 यानी 11 8 88 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 90 में से 88 को माइनस कर दिया, 2 बचे, 2 ने 0 के साथ मिलकर 20 बना लिया, तो 11 एकम 11, 81 सही 9 बटे 11, 81 कंप्लीट 9 बटे 11, एक आंसर आपका ये आ गया। मैं आपको ट्रैक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना, पक्का आप खुद दौड़ोगे। अभी आप देखना। अच्छा वो नहीं आ रही थी तो बढ़िया भाई, नहीं आनी चाहिए वो, बस एक कॉल आया था इसलिए 1 मिनट के लिए इधर उधर हुआ होगा सिस्टम, कोई बात नहीं, बहुत अर्जेंट था। लेकिन तो आप ये देखो, एक तो आंसर आया 16 सही 4 बटे 11, दूसरा आया 81 सही 9 बटे 11। लेकिन सर दो आंसर कैसे आ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं। 1 घंटे में दोस्त सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं, आप मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल। अब आप ये बताओ, अगर मैं कहूं 9:16 तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो 180 अंश के केस में, अर्जेंट था लेकिन। तो आप ये देखो, एक तो आंसर आया 16 सही 4 बटे 11, दूसरा आया 81 सही 9 बटे 11। लेकिन सर दो आंसर कैसे आ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं। 1 घंटे में दोस्त सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं, आप मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल। अब आप ये बताओ, अगर मैं कहूं 9:16 तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो 180 अंश के केस में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि 9:16 पे घड़ी को देखो ध्यान से, घड़ी दिमाग में विजिबल होनी चाहिए, घड़ी दिखाई देनी चाहिए दिमाग में तुम्हारे शांत मन में, कि 9:16 पे क्या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं? भाई 9 की तो 9 वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली सुई 16 के पास होगी, यानी सर हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 9:16 पे घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बना रही होंगी, 180 अंश का एंगल बना रही होंगी। मानते हो ना आप इतनी बात? ठीक है भाई। अब मैं आपसे कहूं या मैं आप लूं या आपके क्या मैं इसे पढ़ूंगा तो 80 मिनट को मैं 1 घंटा 21 मिनट पढ़ूंगा, 9 बजे 1 घंटा 21 मिनट बोलो जो, तो 10:21 नहीं हो जाएगा? बताओ 10:21 हो जाएगा, जबकि सवाल ने एग्जामिनर ने क्या कि 9 और 10 के बीच, यानी 9 के बाद का समय और 10 से पहले का समय बताओ, 9 के बाद का समय और 10 से पहले का समय बताओ, आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दो और मुझे बता दो आपको समझ आ रहा है सब कुछ, बोलो भाई। चलिए तो अगला सवाल दे दूं मैं इसी प्रकार का, चलिए आ रहे हैं, मेरे को भी समझ आ रहा है, ठीक है जी। तो कहो तो अगला सवाल दे दूं फिर मैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो अब ये प्लस माइनस के साइन है, तो प्लस माइनस के साइन है तो इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ दोनों काम करने चाहिए, प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 2/11, 120 और 180 कितना हो जाएगा 300, और इधर की साइड 2/11 इंटू 180 और 120 का अंतर देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा 60 आएगा। ये तो अपने आप गलत हो गया, माइनस की वैल्यू आ रही है, डिफरेंस माइनस में आ रहा है और 120 में से 180 घट नहीं सकता, तो आप इसे गलत कर सकते हो चाहो तो, मर्जी आपकी।
तो ये इससे रिजल्ट यहाँ से बनेगा, रिजल्ट यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना। और नहीं चाहते तो आप डिफरेंस के साथ कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 300 600/11। और 600/11 को जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 6/11। तो ये आंसर आ गया आपके सवाल का। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 120/11। सिंप्लीफाई करो, 11 एकम 11, सही है, 11 एकम 11 नहीं 110 कर दो ना सीधा सीधा, और 10/11। तो पॉसिबिलिटी है क्या 4:10 पे क्या अपोजिट हो सकती है? 180 का कोड बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये गलत है सर, ये गलत है भाई साहब, ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा, इसे लिख लो। आशा करता हूं कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, और ये बात मेरे समझाने से पहले ही समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आंसर काफी लोगों के आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। प्लस होगा जी सर, बिल्कुल प्लस होगा। एक और अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे को यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो एक बार पूछ सकता है, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा। बताओ कहीं से कोई दिक्कत लग रही है? इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, 600 को भाग दे दो 11 से, 600 को भाग दे दो 11 से। ठीक है, ऐसे करके देख लो। अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो ना, तो 600 को भाग दे दो 11 से। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचा? 60 में से 55 गया तो 5, जीरो ये यहाँ लगा दो, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 50 में से 44 गया तो कितने बचे? 6 बचे भाई, 6 बचे। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 11 कंप्लीट 6 सॉरी बालक, 54 कंप्लीट 6/11। 54 ऊपर होगा, कंप्लीट में आएगा, 54 6 रिमाइंडर ऊपर की तरफ चला जाएगा, 11 से भाग दिया तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक अगला सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, आंसर बता देना, इस सवाल का भी आंसर बता देना, सही है? बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। क्वेश्चन है आपके पास 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 की जगह ना तुम इसे 7 और 8 लिखो। 7 और 8 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं? इन बिटवीन 7 and 8 o'clock और द हैंड्स ऑफ क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में होती हैं। करो सॉल्व। चले भाई देखते हैं क्या हुआ। बहुत कम कमेंट है यार, 5/11। ठीक है, 5/11 बिल्कुल सही, लेकिन 2 लोगों के आंसर आ रहे हैं। 43/11 कैसे हो सकता है भाई? ना जी ना। मनोज जी दोबारा देखो, विमल मनोज दो नाम है क्या तुम्हारे? मुस्कान सिंगल, ठीक है मुस्कान। नितिन का भी ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो? गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। चलो कोई नहीं, दोबारा कराता हूँ मैं, सही है? बार बार प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, आई नहीं चीजें। चलिए 5/11 पीयूष, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन अगर ज्यादा लगे ना, तुम्हें लगे यार कैलकुलेटिव हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर ये सवाल 1 मिनट में भी हो रहा है ना, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहली बार हो सकता है कैलकुलेशन आपकी कमजोर हो, लेकिन आप इन्हीं सवालों को 2 से 3 बार रिवीजन करो। उसके बाद आप कोई भी किताब उठाओ रीजनिंग की, वहां से प्रैक्टिस शुरू करो, फिर आपको ये लगेगा यार कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। 80 to 90% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लगेगा कि हमने सीख लिया है। 10-20% बचेगा, वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100% कुछ नहीं होता, ना कोई तुम्हें 100% सिखा सकता है, कुछ हमारे अपने एफर्ट होते हैं, वो लगाने पड़ेंगे। देखते हैं एक बार। 180 अंश का कोण बनेगा, पहली बात है। 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात मानते हो आप?
ठीक, अगर आप ये बात मानते हो तो अपन आगे चलेंगे। अब यहाँ से देखना m इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2/11, ब्रैकेट के अंदर t1 का मतलब कितना है 7, 7 के 21 कितना हो जाएगा 300, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, 7 गुणा 30 प्लस माइनस 180। दोबारा समझाता हूँ, ये जो 7 है ना ये t1 की वैल्यू है, ये t1 की वैल्यू है 7, और t1 यहाँ पे कितना है आपका पहला समय कौन सा है तो 7 है। अब आप कैलकुलेशन करके देखो तो m इक्वल टू आ जाएगा 2/11, 7 के 21 कितना हो जाएगा 210, 7 के 21 यानी कि 210 और प्लस माइनस 180, सही है, प्लस माइनस 180। अब आप सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, 2/11 गुणा 210 180 कितना आ जाएगा 30, और दूसरा पार्ट बनेगा 2/11 गुणा 210 और 180 0, 8 और 1 9, 2 और 1 3, सही है, 390/11। अब आप देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 30 दूनी 60 बटे में 11, और यहाँ से लिखेंगे 11 पंजे 55, 5 सही 5/11, ये आंसर आ गया। एक तो ये आंसर आ गया, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करो 0 का 0 आ गया, 2 ने 18 की 8 और 2 6 और 1 780 आ गया, और बटे में 11 करोगे तो 11 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 78 से छोटा हो, 78 से छोटा हो, तो 11 7 77 हो गया, 7 आ गया, जबकि 7 आते ही समझ जाना गलत हो गया ये तो, सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि मिनट अगर पूछे जा रहे हैं तो 7:60 से कम का समय होना चाहिए, 7 और 8 के बीच का पूछा उन्होंने, 60 मिनट से छोटा समय होना चाहिए, तो 11 7 77 कितना बचा 2, 2 ने 0 के साथ मिलकर क्या बना लिया 20, तो 11 एकम 11, और यहाँ पे आ जाएगा 9/11, 71 सही 9/11 ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर क्यों कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच तो है ही नहीं, क्योंकि 7:71 का मतलब हुआ 8:11, जबकि पूछा है 7 और 8 के बीच में, आप बता रहे हो 8 और 9 के बीच में, गलत हो गया, तो ये आपका सही है। भाई कितने लोगों को ये बात बहुत आसानी से समझ आ गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी बिल्कुल सर, 5 सही 5/11 ही सही होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं नीरज जी, बिल्कुल ठीक। नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए, और किसी को भी ना अगर डाउट हो, स्पेशल मेरा ध्यान मतलब डाउट वाले बच्चों पे रहता है जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो स्पेशल वो लोग ध्यान रखें कि जिनके डाउट है ना, डाउट है ना वो एक बार पूछ लो भाई। जो डाउट वाले बच्चे हैं ना एक बार कमेंट करते बता दें कि जहां जो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो मैं उनकी रिजॉल्व कर दूंगा, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है डाउट तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और आखिरी सवाल मुझे इस टाइप का बताना, ठीक है, इस बार बताना है आपको 10 और 11 के बीच में किस समय ये अपोजिट होंगी, जल्दी करो सिंप्लीफिकेशन और आंसर बताओ। बस बिल्कुल क्लॉक के लास्ट में है, बिल्कुल इसकी मतलब किनारे पर है, ऐसे करके कह सकते हो, क्लॉक के बिल्कुल किनारे पे खड़े हम लोग, खत्म होने वाली क्लॉक है। दस और 11 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं या 180 अंश का कोण बनाती हैं? तैतालीस 7/11। ओके 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 ओके, सॉरी, क्यों भाई सॉरी, ओके ठीक है सालू जी, नीरज ठीक है, 21 सही नोट कर। चलिए मैं देखो समझाता हूँ इस क्वेश्चन को भी, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे।
m इक्वल टू फार्मूला बताओ सबसे पहले फार्मूला याद होना जरूरी है। m बराबर 2/11 t1 का मतलब होता है 10 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 180। ठीक है, सीधा मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 2/11 10 या 30 यानी 300 प्लस माइनस 180 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 2/11 गुणा 300 में से 180 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 120 और m इक्वल टू 2/11 इंटू 300 और 180 का अंतर कितना है 120 हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 480/11। ये तो अपने आप गलत हो गया, ये तो अपने आप गलत हो गया, देखते ही पता लग रहा है क्योंकि 448 का डबल 960 होता है और 960/11 करोगे तो ये तो अपने आप 11/88 60 मिनट से ऊपर हो रहा है ना, तो ये गलत हो गया भाई, ये नहीं हो सकता सर। आपकी अंतरात्मा खुद ही कहेगी सर ये तो काम करेंगे ही नहीं हम, मैं आपसे करवा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद जो चीजें आपको खुद से दिखाई देंगी वो नेचुरल होंगी और जो कोई व्यक्ति बताएगा हम जैसे लोग बताएंगे वो चीजें रटी रटाई होंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करो। 120 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 240/11। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11 सॉल्व हो गया। ये आंसर होगा आपके सवाल का। 10:21 और 9/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। बढ़े भी आगे की तरफ, बताओ, चलते हैं भाई। अब आगे का जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो होगा राइट एंगल का, समकोण का। समकोण से रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो सवाल है आपके पास, अभी जो प्लस माइनस 7 चलता है ना, इसका रूल यहां से पता लगेगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी? किस समय घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाएंगी भाई? राइट एंगल बनाएंगी, यानी कि समकोण बनाएंगी। 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, यानी कि राइट एंगल बनाएंगी। ये चीज आपको बतानी है। 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी, यानी कि समकोण बनाएंगी। इन बिटवीन 6 to 7 o'clock, 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? वेरी गुड। देखो समकोण की बात करें ना तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए सर समकोण का मतलब तो एंगल 90 डिग्री होता है। यही तो बताया था, समकोण तभी बनता है जब एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, 90 डिग्री होती है। सही है, समकोण तभी बन सकता है। मैंने फार्मूला बताया m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर t1 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, जानते हो आप। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट t1 का मतलब कितना है 6 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 90 डिग्री। किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी? तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, सबसे छोटा और एकदम आसान और महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं? भाई 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं घड़ी की दोनों सुइयां? ठीक है मुस्कान जी, सिंपल है। नितिन कनौजिया कह रहे हैं 2 बार, बिल्कुल ठीक, यानी आंसर 2 आने चाहिए इस बार। आंसर भाई साहब 2 आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझाया गया था, आपको सिखाया गया था कि हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, यानी कि आंसर जो आएगा वो 2 बार आएगा। तो 2 बार आएगा, इसका मतलब प्लस से भी आंसर होगा और माइनस से भी आंसर होगा और दोनों सही होंगे। अब मैं चर्चा करता हूँ इसकी। m इक्वल टू 2/11, क्षेत्रीय कितना हो जाएगा 18, 180 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 90। सही है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो तो m इक्वल टू 2/11 और यहाँ पे आ जाएगा 180 में 90 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 270। 180 में 90 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 270 और इधर की साइड हो जाएगा m इक्वल टू 2/11 इंटू 180 में से 90 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 90। सही है, 270 का डबल करोगे 27 दूनी 54 यानी 540/11 और 9 दूनी 18 180/11। एग्री करते हो ना आप इतनी बात से? अब आप यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना तो 11 चौके 44
तरीका भैया पुराना वाला, 11 चौके 44, सही है, क्योंकि 11 पंजे 55 तो बड़ा हो जाएगा ना, और फिर यहाँ 10 बचा, 54 में से 44 गया तो 10 बचा, जीरो ने मिलकर 100 बना लिया, तो 11 नियम 99 है, और 1/11, एक तो आंसर ये होना चाहिए, सही। और इस साइड अगर हम देखें तो 10 11 दही 110, 11 छक्का 66, 4 सही 1/11, 16 सही 4, 16 कंप्लीट 4 सही, अरे यार क्या कह रहा हूं मैं, 16 कंप्लीट 4/11, 16 सही 4/11, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली आप घड़ी में यदि देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, प्रैक्टिकली ये, हाँ हाँ ठीक है भाई बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली अगर आप घड़ी को दिमाग में देखोगे या प्रैक्टिकली भी देखोगे पकड़ के, तो 6:49, देखो फिगर बनाओ दिमाग में घड़ी की, 6:49 पे क्या राइट एंगल बन रहा होगा? तो यस सर बिल्कुल बन रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब देखो 6:16, 6:16 पे थोड़ा सा पिक्चराइज करो दिमाग में घड़ी को, कि 6:16 पे क्या दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो बिल्कुल बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं भाई, आपने आंसर बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अपन आगे बढ़ेंगे। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर किसी का कोई डाउट किसी भी प्रकार का है तो आप एक बार पूछ लो, किसी भी टाइप का कोई डाउट लग रहा है आपको तो एक बार पूछ सकते हो, फिर अपन अगले सवाल की तरफ चलेंगे। और यही कारण होता है कि हम प्लस माइनस को यूज करते हैं, जहां पे एक बार एंगल बनेगा वो एक बार आंसर लाएंगे, 2 बार एंगल बनने की संभावनाएं होंगी तो आंसर 2 बार आएगा, सही है। बढ़े आगे, ठीक है। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ कर रहे हैं। अगला सवाल है, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 7 और 8 के बीच का। तो भाई 7 और 8 के बीच का समय है और पूछा जा रहा है राइट एंगल कब बनेगा, कितने समय बनेगा। राइट एंगल के बारे में चर्चा हो रही है। उत्कर्ष ठीक है भाई, दूसरा टॉपिक ही शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में। बस भाई दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोड़ दो फिर यहाँ पे, कहो तो भाई आज की बातचीत यहीं तक रखें, फिर अगला टॉपिक शुरू कर ले, कहो तो। 90 डिग्री का केस आप समझ गए, मोस्टली चीजें बस यहीं से आती हैं, तो मैं इसे छुड़वा रहा हूँ। फिर अगर आप लोग सहमत हो सभी लोग तो एक बार कमेंट करके बताओ, फिर अपन नए टॉपिक की शुरुआत करें। उत्कर्ष का एक बार कमेंट आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी लोग ठीक है, आपका भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना, सहमत हो ना सभी लोग? ठीक है भाई, सर्वसम्मति से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग कहते हो तो जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कर लेना बाकी जो भी सवाल आते हैं, ठीक है। बस एक चीज जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, कि हो सकता है कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले 7:30 और 8 के बीच में, बताओ घड़ी में किस समय 7:30 और 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। तब आप क्या करोगे? तब चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्ट देखना 7 और 8 के बीच में, आप सिर्फ ये देखना 7 और 8 के बीच में कब समकोण बनेगा। तो 7 और 8 के बीच में समकोण कब बनेगा? 2 बार बनेगा। आपसे पूछा 7:30 के बाद का समय, 8 से पहले का समय, तो इस सवाल के लिए आंसर क्या होना चाहिए? इस सवाल के लिए आंसर होना चाहिए ये वाला, 7:30 के बाद और 8 बजे से पहले, यही समय होगा। और अगर एग्जामिनर पूछे कि 7 बजे और 7:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी, तो ये आंसर होगा 7 के बाद का समय और 7:30 से पहले का समय, यानी 16 कंप्लीट 4/11 बजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई फिर। अगले सवाल की तरफ चले भाई, कहो तो देखो ध्यान से। अगला सवाल समझना। अगला सवाल है, एक इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, ये से ध्यान से लिख लो। इमेज, हमने क्लॉक में कितनी चीजों को पढ़ा? पहले हमने एंगल को पढ़ा,
एंगल को पढ़ा, फिर हमने टाइम को पढ़ा, और एक लास्ट पार्ट होता है इमेज। इमेज और इमेज दो प्रकार की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम इमेज को पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लो आप इमेज। इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्लॉक में आते हैं, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि असाइनमेंट में सवाल मिलेगा आपको। जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, और इस घड़ी में टाइम हो रहा है 3 बजे का। इस घड़ी में टाइम हो रहा है भाई कितने बजे का? 3 बजे का। और इस घड़ी को शीशे में देखा जाता है, एक मिरर में देखा जाता है। ये शीशा रखा है और इस शीशे में यानी कि एक मिरर में देखा जाता है घड़ी को। तो बताओ ये घड़ी में कितने बजते दिखाई देंगे, घड़ी में कितना टाइम होता हुआ दिखाई देगा? ये चीज आपसे पूछी जा रही है बस, ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है बस, खत्म बात। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है इस हाथ का, जैसे घड़ी को देखो या खुद को शीशे में देखो। तो शीशे में भाई ऐसा होता है ना, जब हम सामने शीशे में देख रहे होते हैं तो हमारा फेस इस शीशे से जितना पास है उतना ही पास दूसरी साइड हमें फेस दिखाई देता है अपना, है ना। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे हाथ के साथ कंपैरिजन करवाऊं तो मेरा जो हाथ है ना, इस हाथ को, इस हाथ में ये फिंगर जो है वो इस इमेज के पास में है, और ये मेरा थंब देखो दूर की तरफ है। प्रैक्टिकली जब मैं शीशे में देखूंगा तो मेरा ये हाथ ऐसे करके हो जाएगा, ये हाथ ऐसे करके हो जाएगा, ये फिंगर मेरी पास की तरफ रहेगी और ये थंब मेरा दूर की तरफ रहेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? फिंगर पास की तरफ और थंब दूर की तरफ, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसे ही, लेकिन फिंगर पास की तरफ थंब दूर की तरफ। यानी मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो पास होता है वो पास रह जाता है और जो दूर होता है वो दूर चला जाता है। यही कॉन्सेप्ट वाटर इमेज का होता है। अब आप देखो ध्यान से, ये सेंटर जितनी दूर था यहाँ से इमेज से उतनी ही दूरी पे यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। बताओ भाई, उतनी दूरी पे सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे है, जितने डिस्टेंस में उतने ही डिस्टेंस में यहाँ दूसरा पॉइंट होना चाहिए। बताओ भाई, तो इसे ऐसे करके मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से जितना डिस्टेंस मेंटेन होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ऐसे करके। सही है भाई? तो बस घड़ी में यहाँ पे 3 बज रहे थे, तो यहाँ पे कितने बजते दिखाई देंगे शीशे में? 9। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने बजे का बना? तो 12 बजे का बना। यानी घड़ी में अगर रियल टाइम 3 बजे का होगा, इफ द रियल टाइम इज 3 o'clock, फाइंड द इमेजिनरी टाइम। तो बताओ प्रतिबिंबित समय क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा 9 बजे होना चाहिए। ये तो थी प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब हमारी घड़ी में बज रहे हैं ये 7 बज रहे हैं भाई, ठीक, अब बताओ यहाँ पे कितने बजेंगे? तो आपने कहा सर ये लाइन तो सीधी है, तो ये सीधी रह जाएगी, जितनी दूरी है उतनी दूरी पे रह जाएगी। ये पॉइंट यहाँ से दूरी पे है, देखो ये पॉइंट यहाँ से दूर है, तो ये पॉइंट यहाँ से दूर चला जाएगा, और जब ये पॉइंट यहाँ से दूर जाएगा तो ये इस तरह से सिचुएशन बनती दिखाई देगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? देखो 7 बजे का, सही है। यहाँ पे 7 बज रहे हैं और इधर कितने बजेंगे? फिर ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, तो यहाँ 5 बजेंगे। दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना हो जाएगा? 12 बजे का। यानी ये कलाकारी नहीं करनी पेपर में, पेपर में सीधा काम करना है कि अगर वास्तविक समय 2 बजे है तो बताओ काल्पनिक समय या प्रतिबिंबित समय क्या होगा घड़ी में? जल्दी बताओ। तो 12 में से घटा देना, तो घटा देना भाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 7 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे 5 बजे का टाइम होगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। अगला सवाल देखो क्या कहते हैं। यहाँ पे बजे, अगर मैं कहूँ 10 बजे का रियल टाइम है तो इधर कितना समय होगा? तो आप कहोगे सर इधर 10 बजेंगे तो इधर 12 बजेंगे, इधर 4 बजेंगे तो इधर 8 बजेंगे। समझ पा रहे हो ना बात को? अब थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है एक जगह पे, जैसे जैसे पेपर आपसे कहे कि घड़ी में रियल टाइम है भाई, घड़ी में रियल टाइम है 9:20 का। अब बताओ प्रतिबिंबित समय क्या होगा? घड़ी में 9:20 दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ शीशे में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो पता है आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। 12 बजे मैंने बोला था ना, तो 12 बजे को मैं 11:60 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 60 में से 20 गया तो 40 बचेगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 2:40। सही है।
तो 2:40 आपके सवाल का सही जवाब होगा, आप इसे लिख लो, ठीक है, 2:40। अगले सवाल की तरफ चले। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर रियल टाइम 4:35 है, यदि वास्तविक समय 4:35 है, तो घड़ी को शीशे में देखने पर क्या दिखाई देगा? घड़ी को शीशे में देखने पर क्या दिखाई देगा? बता दो भाई। अब तो घड़ी नहीं बनानी ना हमें, तो सिंपल काम है, 12 बजे में से घटाना है, और 12 बजे को मैं 11:60 लिख सकता हूँ। तो माइनस करूंगा, 60 में से 35 घटा तो 25 बचा, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, यानी 7:25। 7:25 आंसर होगा, आप इसे लिख लो, ठीक है भाई। 7:25, 7:25। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब एक बात बताऊं, दिक्कत पता है कहाँ आएगी? जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया, 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे, सॉरी मतलब वो प्रतिबिंबित समय बताओ, या 12:20 का प्रतिबिंबित समय बताओ, ये सवाल है आपके पास, ठीक है। अगर वास्तविक समय 12:20 है, तो इमेज को शीशे में देखने पर क्या दिखाई देगा, ये चीज पूछी जा रही है आपसे। 11:40, तो यहाँ पे तो आप कहोगे सर ये तो घटेगा ही नहीं, सर ये तो घटेगा ही नहीं। 11:60 में से अगर मैं घटाऊंगा तो ये तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें? कुछ मत करो, टेंशन मत लो बस। सही, कुछ नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो बस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंडियन रेलवे का जो टाइम होता है ना फॉर्मेट, वो 24 घंटे में होता है। इंडियन रेलवे का जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो 24 घंटे में होता है। 24 घंटे को अगर मैं चाहूँ तो 23:60 लिख सकता हूँ भाई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब 12:20 से वैल्यू कभी भी ज्यादा आती है तो आप ऐसे कर लेना, 12:20 और यहाँ पे 23:60 में से माइनस कर देना, बस खत्म बात, खत्म बात। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 40, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 11:40। आंसर आ जाएगा 11:40। और मैं एक बात बता दूं कि हमेशा आप इसी अप्रोच को फॉलो करोगे, 23:60, 11:60 मत करो, कोई दिक्कत नहीं। दो दो बातें याद रखना अननेसेसरी है ना मेरे हिसाब से। एक ही चीज याद रखो, इसी से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब ये चेक करके दिखाऊं, 9:20 को मैं करके दिखाता हूँ इसी फॉर्मेट से। 23:60 में से जब मैं 9:20 को घटाऊंगा तो ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे कितना गया, 40, 13 में से 9 गए तो कितने बचे? अरे बोलो, 4 बचे, और यहाँ पे 1 बचा, 14:40। अब खुद बता दो 14:40 का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये तो 2:40 होता है, यानी ये सवाल हो गया सॉल्व इससे। और इसके हेल्प से अगर आप ये करोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो मैं ये कहता हूँ, सिर्फ कभी भी इमेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाएं तो आप हमेशा यूज करोगे 23:60 का इंडियन रेलवे के फॉर्मेट का। और पेपर में जो आपको मिलेंगे 14:40 में नहीं मिलेंगे, वो 2:40 में ही होंगे, तो इसे तो कन्वर्ट कर लेंगे हम भाई। 19:25 का मतलब क्या होता है बताओगे एक बार? जैसे आंसर आ गया, मान लो 23:60 से सॉल्व किया तो आ गया 19:25, तो 19:25 का टाइम बताओ 12 घंटे के फॉर्मेट में। जल्दी से बता दो यार, ये इतनी आसान बात पूछ रहा हूँ तुमसे। 7:25, वेरी गुड। 6:25, वाह क्या बात है, बस मुझे तो बस यही उम्मीद थी तुमसे। क्या है नाम बता देना एक बार भाई साहब। पगलू इंसान कौन? नीरज? नीरज गलती कर रहा है भाई, नीरज गलत बात है। 6:25 नहीं 7:25, ठीक है। 19:25 का 7:25, तो ऑप्शन में 7:25 मिलेगा आपको, ठीक है। 19:25 नहीं मिलेगा, ठीक है। दोबारा फिर मैं पूछ रहा हूँ एक बात छोटी सी बताना। मैंने कहा अगर 15:38 की बात हो, इसका मतलब क्या होता है? आंसर आ जाए 15:38, तो आप क्या करोगे? 3:38, वेरी गुड। 15:38 का मतलब होता है 3:38, ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप लगा देना। चलिए, इसी तरह क्लॉक खत्म हो जाती है और आगे की चर्चा करेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। जो असाइनमेंट मिलेगा आप उसकी प्रैक्टिस करना धुआंधार तरीके से, और खत्म करके आपको प्राउड फील होगा कि आपको बहुत कुछ आया। अगली क्लास जो मतलब आज की क्लास है, इसमें हम नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार बता दो मुझे। एक बार मुझे टॉपिक बताओ आज की क्लास का, फिर मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ।
6:25 नहीं है ना भाई, 7:25 होगा आंसर तो। 19:25 में तो 7:25 होगा ना, 6:25 नहीं होगा भाई। टॉपिक एक बार बता दो जल्दी से, जो आपकी इजाजत होगी वो स्टार्ट कर लूंगा। डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन स्टार्ट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन इन रो, एक रैंकिंग कह रहा है भाई और एक कह रहे हैं डायरेक्शन स्टार्ट कर लो। बाकी सर रैंकिंग ओके, रैंकिंग के 2 आगे कमेंट जिसके ज्यादा होंगे वही स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से बताओ डायरेक्शन, और एक कैलेंडर बता रहा है भाई सर, फिर तो फरमाइशें बहुत ज्यादा है तुम्हारी, कैसे करेंगे बताओ। पोजीशन इन रो, जल्दी सभी लोग अपनी सहमति बताएं, फिर मैं जो मैक्सिमम चीजें दिखेंगी मैं उस हिसाब से कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, उत्कर्ष जी बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी लोग कमेंट कर दें जल्दी से, और 1 मिनट के अंदर बताएं कमेंट करके क्या क्या चाहते हो आप लोग। एक रैंकिंग, डायरेक्शन, कैलेंडर की डिमांड आ रही है। जिनके कमेंट ज्यादा होंगे मैं वही टॉपिक शुरू कर दूंगा भाई, सही है। कैलेंडर तो एक ही भाई बोल रहा है बस, रैंकिंग कर लो ओके। चलिए रैंकिंग वाले तो ज्यादा है, फिर रैंकिंग ही शुरू करते हैं, ठीक है। रैंकिंग कोई बात नहीं भाई, जो टॉपिक आपका डायरेक्शन है और क्या नाम है दूसरा भाई ने बताया था कैलेंडर, वो भी करा दूंगा, चिंता मत करो आप, है ना। अगले सेशन में करा दूंगा, कोई बात नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे पढ़ लो। हेडिंग लगा लो भाई एक बार, रैंकिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। रैंकिंग अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बैठक व्यवस्था कहते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। मैं एक बार इंक डाल लूं मार्कर में, वो तो कभी भी हो जाएगा, नो इशू। क्रम व्यवस्था, ठीक है, क्रम व्यवस्था करा लेंगे भाई। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। आप एक बार हेडिंग लगा लो, रैंकिंग अरेंजमेंट टॉपिक का नाम है, जिसे आज अपन डिस्कस करेंगे। रैंकिंग अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था। पता है रैंकिंग की जरूरत कब होती है, जैसे आपने देखा हो मेट्रो में अभी रिसेंटली भीड़ भाड़ हुआ करती थी, तो वहां पे लाइन लगती थी, लंबी सी लाइन लगती थी, तो ये होती है रैंकिंग। मतलब जब बहुत लंबी लाइन लगी हो, किसी की भी लाइन हो सकती है, भंडारे की लाइन हो सकती है भाई, ठीक है, मेट्रो स्टेशन एंट्री एग्जिट की लाइन हो सकती है या फिर मतलब किसी की भी दुकान लाइन हो सकती है, रो पंक्ति, सही है। अगर मैं इस तरह से देखूं रैंकिंग अरेंजमेंट को, तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक का नाम आपने लिख दिया होगा, रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। अरेंजमेंट यानी कि इसे कहते हैं बैठक व्यवस्था। रैंकिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। अब आप देखना ध्यान से, क्रम व्यवस्था मतलब वही, रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था। यहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टॉप का अपोजिट क्या होता है। टॉप का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर टॉप का अपोजिट होता है बॉटम। टॉप का अपोजिट तो बॉटम होता है, टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, टॉप ऊपर तो बॉटम नीचे। और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट का अपोजिट तो राइट होता है। लेफ्ट का अपोजिट तो राइट होता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है। और फिर मैं पूछूं बैक का अपोजिट क्या होता है, तो बैक का अपोजिट होता है फ्रंट। बैक का अपोजिट होता है फ्रंट। तो टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, और बैक BAC के होता है भाई, वहां पे टी लिख दिया मैंने, है ना। BAC के होता है, बैक का अपोजिट क्या होता है, फ्रंट। ये 3 चीजें पता होना आपको क्या, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन किसके अपोजिट होता है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो एक अगली बात है, इसके बाद एक अगली बात है, एक फार्मूला यूज करते हैं हम
रैंकिंग अरेंजमेंट के केस में Tn इक्वल टू SR प्लस LR माइनस 1। एक बार बोल के बता दो भाई क्या लिखा है, अरे बोलो। Tn इक्वल टू SR प्लस LR माइनस 1। अब यहाँ पे Tn का मतलब क्या है, वेयर जहां Tn इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। Tn का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, SR का मतलब होता है स्टार्टिंग रैंक, SR का मतलब क्या होता है भाई, स्टार्टिंग रैंक होता है, और LR का मतलब क्या होता है, LR का मतलब होता है भाई लास्ट रैंक, LR का मतलब क्या होता है भाई, लास्ट रैंक होता है, ठीक है। Tn का मतलब टोटल कितने लोग बैठे हैं, SR का मतलब स्टार्टिंग से कौन सा नंबर है, स्टार्टिंग से 5वां नंबर, स्टार्टिंग से 4था नंबर, इस तरह से होता है ना। लास्ट रैंक का मतलब आखिरी से कौन सा स्थान है, अंत से कौन सा स्थान है, अंत से 5वां, अंत से 7वां, अंत से 8वां, इस तरह से, ठीक। अब आप इस चीज को शायद समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको, एक एग्जांपल मैंने दिया, एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति था ए, और ए का स्टार्टिंग रैंक उन्होंने बता रखा था, ए की SR वैल्यू थी, ए की स्टार्टिंग रैंक थी 4, ए स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे था, और इसी ए को जब लास्ट के साइड से गिना जाता है, अंत की तरफ से गिना जाता है, तो ये तीसरे नंबर पे बैठा है। तो आप बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं, Tn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एक एग्जांपल मैंने आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल छोटे नंबर के साथ सेट करके दिया है। मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि एक लाइन लगी हुई थी, एक रो थी, एक पंक्ति थी, जिसमें ए कोई व्यक्ति बैठा था, और ए का स्टार्टिंग रैंक कितना है 4, और ए का लास्ट रैंक कितना है 3। ए स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे बैठा हुआ है, और ए लास्ट से कितने नंबर पे बैठा है, तो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। ए का स्टार्टिंग रैंक 4 और ए का लास्ट रैंक 3। तो बताओ इस पंक्ति में कितने लोग हैं, इस पंक्ति में कितने लोग हैं, बस इस बात का जवाब आपको देना है।